Good morning, everyone. My name is Banu. Today, what we are going to do is we will complete the chapter number 2 of your economics, that is national income and related aggregates. Before starting the chapter that we have left incomplete in our previous class, I want to explain you certain one thing very important in this chapter, that is whatever is the production will always be equal to the income and it will always be equal to the expenses. whatever जितने भी इकोनॉमी के प्रोडक्शन करती है कोई इकोनॉमी, जितनी भी उसमें प्रोडक्शन होती है वो हमेशा इनकम के बराबर होगी और वो जितनी भी इनकम होगी वो एक्सपेंसेस के बराबर होंगे। ये हम कैसे देख सकते हैं, देखिए एज्यूम फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई प्रोड्यूसर है, उसने किसी चीज़ की प्रोडक्शन की है, उसको कुछ उस प्रोडक्शन से उसको कुछ पैसे मिले। जितने भी उसको पैसे मिलेंगे, व्हाट विल ही डू विद दिस मनी, वो उस पैसे से करेगा क्या? उस पैसे से अगर तो उसने किसी से लैंड लिया होगा तो उसको रेंट दे देगा, अगर उसने कोई लेबर हायर की होगी तो उसको वेजेस दे देगा, अगर उसने किसी का पैसा लिया होगा बट आई मीन इज़ कैपिटल तो उस पर इंटरेस्ट दे देगा। जो प्रॉफिट बचेगा वो खुद रख लेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी की तो इनकम जनरेट होगी ही। सो जितनी भी प्रोडक्शन से पैसा आता है, जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं उससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है, किसी ना किसी की इनकम जनरेट होती है। ये 4 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, उससे क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अगर तो उसने किसी का लैंड लिया है तो उसको वो रेंट देगा, अब वो जितने भी उसके पास वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पे उसको सैलरीज देगा, वेजेस देगा। देन फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसने जितने भी कैपिटल लिया होगा, किसी से पैदा उधार लिया होगा, उसको वो पैसा उस पे वो इंटरेस्ट देगा। या अगर उसने क्रेडिट पे कई बार चीज़ ली होगी, मान लो वो क्या है कि उसने किसी चीज़ को क्रेडिट पे लिया है, देन ही विल रिटर्न द मनी बैक और वो किसी न किसी की इनकम बना देगा उसी से भी। देन आफ्टर इट जो भी प्रॉफिट जो बच जाएगा, जब उसने अपने सारे खर्चे कर लिए, जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट होगा वो खुद रख लेगा। तो जितनी भी प्रोडक्शन हुई उससे किसी न किसी की इनकम बन गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है किसी इकोनॉमी में इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी। अब जब भी इनकम होगी तो उतने ही खर्चे होंगे। आप जब भी इनकम करोगे तो उतने ही आप क्या करोगे, खर्चे करोगे। अगर मान लो वर्कर्स हैं, उनको किसी न किसी तरह की कोई वेजेस मिली हैं, सैलरीज मिली हैं, व्हाट विल बी दे डूइंग विद देयर वेजेस एंड सैलरीज? दे विल बी यूजिंग इट फॉर देयर ओन कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो जितनी भी इनकम हो जाती है वो सारी की सारी एक्सपेंसेस में बदल जाती है। सो हम जब हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले जितनी प्रोडक्शन है, वट एवर इज़ द प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इनकम, और जितनी भी इनकम होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी, एक्सपेंसेस के बराबर होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है फॉर स्टडिंग national income. Okay, so the next thing that we are going to do today is aggregates related to national income. हमने आज कुछ एग्रीगेट स्टडी करने हैं, लाइक जीडीपी एमपी किसे बोलते हैं, एनडीपी एमपी किसे बोलते हैं, जीडीपी एफसी किसे कहते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होती हैं। इनकी डेफिनेशंस आपको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतने ही एक्सपेंसेस होंगे, जितने एक्सपेंसेस होंगे जितनी प्रोडक्शन होगी, obviously that will be equal to the income generated and it is also equal to the expenses in the country. So हम अगर कहें कि what is the definition for GDP MP, इसमें कितने words included हैं, gross, then domestic product and then market price. जीडीपी का अगर रियल मीनिंग सोचो तो जीडीपी का मतलब होता है कि जितनी आपकी प्रोडक्शन हुई है किसी इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, उसको हम जीडीपी बोल देते हैं। प्रोडक्शन फिर वही बात हो जाएगी कि जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही इनकम होगी, उतनी ही एक्सपेंसेस होंगे। सो
अगर हमें अकेली जीडीपी को डिफाइन करना हो तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा है, इसीलिए मैंने बोला जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर उसको जीडीपी बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है ग्रॉस तो आप अपने डेफिनेशन में लिखोगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर यहाँ पे लिखा होता एन यानी नेट, देन आप अपनी डेफिनेशन में लिखते एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। सो हमने क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे एमपी लिखा है, एमपी का मीनिंग क्या होता है मार्केट प्राइस। सो हम अपने डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, हम अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज़ द मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस लिखा है इसीलिए क्या आएगा ये, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे ग्रॉस था इसीलिए हमने लिख दिया इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों, डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की गई है। तो जीडीपी एमपी का मीनिंग क्या है, जीडीपी एमपी का मीनिंग है आपके गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस्ड हुए हैं इन एन योर डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको जीडीपी एमपी बोला जाता है। दिस इज़ नोन एज जीडीपी एमपी। एक बार और इसकी डेफिनेशन को देखो, व्हाट इज़ जीडीपी एमपी? It is the market value of goods and services produced within the domestic territory during an accounting year, including depreciation. Next thing is NDPMP, net domestic product at market price. अब यहाँ पे देखो हमने ये तो लिखना है, ये एमपी लिखा है तो हम लिखेंगे इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, ग्रॉस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नेट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। यहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था ग्रॉस। यहाँ पे सारी डेफिनेशन सेम रखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नेट है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज NNPMP, जिसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसकी डेफिनेशन सेम शुरू करनी है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है MP। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services produced within domestic territory during an accounting year, excluding depreciation, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने नेट। ये वाली सारी डेफिनेशन आ जाएगी, पर यहाँ पर नेशनल वर्ड यूज़ हो गया। नेशनल वर्ड अगर कभी यूज़ होगा, डोमेस्टिक की जगह पे क्या यूज़ हो गया, नेशनल। डोमेस्टिक से अगर हमने नेशनल में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आपने ये वाली सारी डेफिनेशन लिख देनी है NDPMP वाली, यानी कि इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। पर साथ में क्या लिख देना है, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मैंने ये क्यों लिखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ था वो डोमेस्टिक नहीं हुआ, वो वर्ड यूज़ हुआ है नेशनल। सो यहाँ पर अकेले डोमेस्टिक टेरिटरी के चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ पर क्या आएंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा साथ में। अब देखो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने देखनी है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ मार्केट प्राइस, तो आप अपनी डेफिनेशन कैसे यूज़ स्टार्ट करोगे, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे नेशनल वर्ड यूज़ हो गया, अगर नेशनल वर्ड यूज़ हो गया तो साथ में क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहाँ पे ग्रॉस वर्ड यूज़ हुआ है तो क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन।
अगर ग्रॉस वर्ड यूज़ हो रहा है तो साथ में लिख दो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर नेशनल वर्ड यूज़ हो रहा है तो साथ में लिख दो इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस है तो इसकी शुरुआत इट इज़ द मार्केट वैल्यू से करोगे। प्रोडक्शन के बाद हम तो कर ही रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो तो हम लिख ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GDPFC। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस से बात नहीं शुरू करनी है, अपनी डेफिनेशन मार्केट प्राइस से स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट अवर डेफिनेशन विद फैक्टर कॉस्ट। इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स, सारे गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे ग्रॉस वर्ड है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे नेट वर्ड नेशनल वर्ड नहीं है, इसीलिए ये लाइन नहीं आएगी, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये डेफिनेशन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है NDPFC। अब यहाँ पे FC वर्ड यूज़ हुआ है, यानी हम अपने डेफिनेशन को फैक्टर कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट ऑफ goods and services produced, देखिए, it is the factor cost of goods and services produced। अब हमने produced वो लिख दिया, it is the factor cost of goods and services produced। next is this is written as domestic, so no need to write net factor income from abroad। next, during the accounting year, यहाँ पर नेट वर्ड यूज़ हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। द डेफिनेशन दैट वी आर यूजिंग इज़ पर्टिकुलरली द सेम। आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर आपका वर्ड जो है, आपके डेफिनेशन जो है वो नेट से स्टार्ट हो रही हो, एन से स्टार्ट हो रही हो, तो आप लिखोगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर वही आपकी जी से स्टार्ट हो, यानी ग्रॉस से स्टार्ट हो, GDPFC यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो ग्रॉस है तो वहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर वो है NDPFC की फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसकी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो वी विल बी राइटिंग हेयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज़ ग्रॉस, and for net we will be writing here excluding depreciation. The definition will be same but some components will be different. नेक्स्ट थिंग इज़ NNPFC। जो NNPFC है उसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में बार बार बोली जा सकती है ये निकालने के लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ही नेशनल इनकम बोला जाता है। जब हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अगर हमें कहा हो दैट फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम दिस डाटा, देन यू हैव टू फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर आपको NNPFC डिफाइन करने के लिए आता है, देन यू हैव टू डिफाइन नेशनल इनकम डेफिनेशन हेयर, यू हैव टू राइट नेशनल इनकम डेफिनेशन हेयर। और अगर इसको समझना चाहो तो ये होती है, इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन क्यों, क्योंकि ये शुरू हो रहा है नेट से, नेशनल है इसीलिए इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट वी हैव डन अर्लियर इन द क्लास, बिकॉज NNPFC इज़ आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। आप ये वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बट पर्टिकुलरली यू हैव टू राइट नेशनल इनकम डेफिनेशन व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट NNPFC. After this we will be doing our last definition, that is GNPFC. GNPFC की फुल फॉर्म क्या होगी, इट विल बी नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो इसकी स्टार्टिंग करेंगे, इट इज़ द फैक्टर कॉस्ट ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कौन से गुड्स होते हैं ये हमेशा याद रखना, इट इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ पे ग्रॉस है इसीलिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है नेशनल, ग्रॉस नेशनल। सो हम इस पे लिखेंगे इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Okay, we are done with our definitions. With this, there will be 8 aggregates relating to national income. So we have covered that one by one. Now the next thing is, how can you convert one aggregate to other? Like for example, you have been given GDPFC and you have to convert it to GDPMP. What will you do here? So you have to compare one component with the other. Like here it is written G for gross, and here it is written G yani gross. So you don't have to compare G for G. It is same in both the components, so we don't have to compare. Here it is written D. D means domestic, and here it is written D यानी डोमेस्टिक. सो हमें इसको भी कंपेयर करने की, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं. प्रोडक्ट then there is factor cost, and here it is market price. So what we have to do is we have to convert. You have been asked to convert GDPFC to GDPMP, so you have to convert factor cost to market price. One by one compare every component. If they are same, then leave it. Whatever is different, you have to convert that. So now what I am going to do is I have to convert factor cost to market price. When I have to convert factor cost to market price, then what will I do? I will add all indirect taxes and I will subtract the subsidies. So हमें अगर GDPFC गिवन हो, उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए कहा हो टू GDPMP, क्या करेंगे हम टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ को क्या करेंगे, माइनस. या फिर सिर्फ अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो अकेले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड अप कर देंगे. हमें एक एक कंपोनेंट को कंपेयर करना होता है. ग्रॉस को ग्रॉस से, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक से, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस से. जो आपको डिफरेंट दिख जाए. अब आपने यहाँ से यहाँ आना है. आपको बोला गया GDPFC को कन्वर्ट करो GDPMP में. सो अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है, सो व्हाट यू विल डू इज़ add the taxes, subtract the subsidies. If you are given net indirect taxes, then you know that the subsidies are already deducted in that. So what you will do is add net indirect taxes. So now next thing is how can we convert. We will see certain more examples relating to this concept. So first is, if you are asked to convert GDPFC to NDPMP, how can you convert it? First here it is written gross. GDPFC की फुल फॉर्म क्या होगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. here it is gross, and here it is NDPMP की फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो ग्रॉस से अगर हमने नेट में जाना है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट. सो अगर हमने ग्रॉस से नेट में जाना है, सो हम क्या करेंगे, ग्रॉस इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन को, नेट इंक्लूड नहीं करता डेप्रिसिएशन को, हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इन दोनों को बराबर करने के लिए. सो अगर हमने ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है. यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक वर्ड यूज़ हो रहा है. सो कोई भी हमें इनको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट. हेयर इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट. Next thing, here it is given is factor cost and here it is given is market price. So हमें फिर से factor cost को convert करना है market price से. उसके लिए क्या करना पड़ता है, taxes add, subsidies minus. और अगर net indirect taxes given हो तो subsidies का treatment पहले से ही हो चुका होता है, तो सिर्फ क्या करना है, और इसके साथ ही लिख देते हैं, अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो आपको सब्सिडीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने ऐड अप करना है.
सो अगर आपको टैक्सेस गिवन है, अकेले इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, उसके साथ वर्ड यूज़ नहीं हुआ नेट, तब तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करोगे, सब्सिडीज़ माइनस करोगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ वर्ड यूज़ हो रहा है नेट, तो इसका मतलब होता है कि सब्सिडीज़ इसमें पहले से ही सब्सट्रैक्टेड हैं, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हेयर। Next thing that we are going to do is how can we convert GNPFC to NDPMP। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सी, हमें यहाँ पे गिवन है वर्ड जी, यहाँ पे गिवन है वर्ड एन। ग्रॉस, यहाँ पे तो वर्ड यूज़ हो रहा है ग्रॉस, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है नेट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन। सो अगर आपको GNPFC से NDPMP कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। देन यहाँ पे यूज़ हो रहा है वर्ड एन, यहाँ पे यूज़ हुआ वर्ड डी, एन और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ डी। सो ये एन का मीनिंग है नेशनल और यहाँ मीनिंग है डोमेस्टिक। अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना हो, नेशनल तो पहले ही है, हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है उसको। सो व्हाट विल वी डू हियर इज माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। पहले हमने माइनस की डेप्रिसिएशन, फिर हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे गिवन है फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे गिवन है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, द सेम थिंग दैट वी हैव डन अर्लियर, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सेम थिंग। सो अगर आपको बोला जाए यू हैव टू कन्वर्ट GNPFC टू NDPMP, तो क्या करोगे उसके लिए आपको माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन, माइनस करनी पड़ेगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडी। सो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ कैन वी कन्वर्ट वन एग्रीगेट टू द अदर। हमें अगर कोई एक एग्रीगेट गिवन हो और हमें बोला जाए कि हमें दूसरे एग्रीगेट में उसको कन्वर्ट करना है, वी विल बी डूइंग इट इन आवर न्यूमेरिकल्स एंड वी विल स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। हमें करना क्या पड़ता है, एक एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करते जाना है। यहाँ पे ग्रॉस लिखा है, यहाँ पे नेट लिखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, नो नीड ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक एक कंपोनेंट उठाओ, उसको उसके साथ वाले दूसरे कंपोनेंट से कंपेयर करो। इफ़ दीज आर द सेम देन यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस है, यानी यहाँ ऊपर ग्रॉस लिख दिया नीचे नेट लिख दिया, तो उसको आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। हम कैसे ग्रॉस से नेट में जाते हैं, कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़, जो यहाँ तक वीडियो देखने ही नहीं वाला उसको ये क्वेश्चन ही नहीं पता लगेंगे। सो वी विल सी हु इज़ वॉचिंग द वीडियो एंड हु इज़ जस्ट कॉपी एंड जस्ट डूइंग अदर्स वर्क। सो सी here it is, convert GNPMP to NDPFC, my first question, and then you have to convert NDPFC to NNPMP. First you have to convert GNPMP to NDPFC and then convert NDPFC to NNPMP. These are two questions that you have to do. Other also I will provide. Okay, for now our next topic is what is real and nominal GDP. रियल GDP का मीनिंग क्या है एंड नॉमिनल GDP का मीनिंग क्या है। सो रियल GDP का मीनिंग देखो क्या होता है, और नॉमिनल, सबसे पहले वी विल सी द मीनिंग ऑफ नॉमिनल GDP. इट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। ये दोनों GDP जो होती हैं, रियल हो चाहे नॉमिनल हो, ये दोनों GDP को कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। एक जो है, जो हमारी नॉमिनल GDP है,
वो जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेती है वो करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे लेगी। यानी आपकी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर आज ईयर 2020 चल रहा है तो आज के टाइम पे कितने हैं, वो उसके बेसिस पे करंट ईयर बेसिस पे करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी फॉर 2019, then you have to take the prices of 2019 in case of nominal GDP, and when you are calculating GDP for 2020, then you will take the market value of the goods and services for 2020। अगर 18 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो 2018 की, देन आप प्राइजेस भी 2018 के लोगे। अगर 2017 की जीडीपी कंपेयर कर रहे हो तो प्राइजेस भी 2017 के लोगे। जो नॉमिनल जीडीपी है, वो जीडीपी जो मार्केट वैल्यू लेती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कौन से प्राइजेस होते हैं, करंट ईयर प्राइसेस होते हैं। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, जिनको हम क्यू बोल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके करंट ईयर प्राइसेस से आपने 50,000 के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, अगर 50,000 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, इनकी जो वैल्यू है वो 4 रुपीज़ रही 2020 में, तो आप देख लोगे कि आपकी जो जीडीपी है वो आप मान लोगे आपकी 2 लाख के बराबर आ गई। हमने क्या करना है, जितने हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए उनके प्राइस क्या है, आपकी जीडीपी आ गई। जो हमारी रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी क्या करती है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू लेती है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर अगर हमने एक ईयर को बेस ईयर मान लेना है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक 2018 एज बेस ईयर, तो अगर मैं 2018 में जीडीपी निकाल रही हूँ तो मैं 2018 के प्राइजेस लूँगी। जब मैं 2019 में जीडीपी निकालूंगी तब भी मैं 2018 के प्राइजेस लूँगी। 2020 में जब मैं जीडीपी निकालूंगी तब भी मैं 2018 के ही प्राइजेस लूँगी। मतलब मैंने प्रोडक्शन तो देख ली कि मान लो इस साल भी प्रोडक्शन जो है वो 50,000 की हुई है, लेकिन यहाँ पर हम प्राइस जो है वो अपने करंट ईयर का नहीं लेंगे। यहाँ पर हम प्राइस जो लेंगे वो लेंगे बेस ईयर का। बेस ईयर ऑलरेडी चूज़ होता है, जैसे मान लो मैंने 2018 ले लिया, वहाँ पे जो प्राइस था उस टाइम पे वो था 3, तो हमारी जीडीपी कितनी आ गई, मान लो ये आ गई 1,50,000 की। ये हम करते हैं। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी पे जो प्राइसेस लिए जाते हैं वो होते हैं करंट ईयर प्राइस, लेकिन रियल जीडीपी जो प्राइसेस लिए जाते हैं वो होते हैं बेस ईयर प्राइस। इसके बाद अब आपको एक एग्जांपल के विद द यूज़ ऑफ एन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन नॉमिनल जीडीपी। उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है। किसी कंट्री की जीडीपी अगर प्रोडक्शन से बढ़ती है, मतलब आप पिछले साल 10,000 की प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया, 20,000 की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, उसके बाद आपने 30,000 की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। अगर आपकी जीडीपी प्रोडक्शन से बढ़े देन इट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन इन केस ऑफ नॉमिनल जीडीपी, अगर आपकी प्रोडक्शन कम भी हो रही हो ना, तब भी आपकी जीडीपी उससे ज़्यादा हो सकती थी। अब इसकी एग्जांपल हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इन द ईयर 2018 प्राइस था ₹10 किसी प्रोडक्ट का और प्रोडक्शन हुई थी 10,000 की। जीडीपी क्या निकल के आई, जीडीपी का था प्रोडक्शन मल्टीप्लाई प्राइस, जीडीपी आ गई उस टाइम पे 1 लाख की। नेक्स्ट ईयर 2019 में अब हर साल प्राइजेस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ गया, उसी चीज़ का प्राइस हो गया 40, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ी नहीं है, प्रोडक्शन क्या हुई है, कम हुई है। प्रोडक्शन कम हो गई 5,000। जीडीपी जब कैलकुलेट करने गए तो 5,000 मल्टीप्लाई 40 वो आ गई 2 लाख, जहाँ की होना क्या चाहिए था, आपने प्रोडक्शन तो ज़्यादा की नहीं है यहाँ पे। पहले आपने 10,000 की प्रोडक्शन की है, अब 5,000 की प्रोडक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी जीडीपी तब भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि आपके प्राइजेस बढ़ गए। तो ये एक करेक्ट थिंग नहीं है। आपकी जीडीपी तब ही बढ़नी चाहिए जब आपके प्राइजेस बढ़ रहे हों। अगर आपके जो नॉमिनल जीडीपी है, ये उसका मेन डिफेक्ट होता है कि वो जीडीपी को तब भी बढ़ता हुआ दिखा सकता है जब आपके सिर्फ प्राइजेस बढ़े।
जबकि जीडीपी तब बढ़नी चाहिए जब आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आया हो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं आया, यहाँ पे प्रोडक्शन में आया है डिक्रीज़। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग जीडीपी। जो हम जीडीपी फाइंड करते हैं वो रियल जीडीपी से ही करते हैं, जहाँ पे हम करंट ईयर प्राइस नहीं लेते, हम लेंगे एक बेस ईयर प्राइस, ताकि जो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो वो हो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रियल जीडीपी। अब हम लेंगे एक रियल जीडीपी की एग्जांपल। रियल जीडीपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट डजंट टेक द प्राइजेज ऑफ द करंट ईयर। ये किसी एक बेस ईयर के प्राइस को लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे एंड देन इट विल कैलकुलेट द जीडीपी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बेस ईयर लिया हुआ है 2015 एंड द प्राइस इज़ ₹10। अगर बेस ईयर 2015 है और प्राइस 10 है, सो देखो अगर 2018 की बात करें तो वहाँ पे प्राइस 10 ही रहेगा, क्योंकि ये तो अपना प्राइस लेंगे ही नहीं, चाहे जो भी हो रहा है। उन्होंने बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, हमेशा ही बेस ईयर का प्राइस लेंगे। यहाँ पर भी प्राइस 10 रुपीज़ रहेगा, यहाँ पर भी प्राइस 10 रुपीज़ रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस का तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं ना। अगर आपकी प्रोडक्शन 10,000 की हुई है, 10,000 इंटू 10 तो जीडीपी कितनी निकल के आई? 1 लाख। यहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई थी, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी 5,000। सो 5,000 इंटू 10 कितनी आ गई? 50,000। सो यहाँ पर आपकी जीडीपी तभी बढ़ेगी अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन 15,000 की हो जाती तो यहाँ पे जीडीपी बढ़ जाती, लेकिन अगर प्रोडक्शन कम होगी तो जीडीपी कम हो जाएगी। सो यहाँ पर इस प्राइजेज़ की वजह से जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस करंट ईयर के नहीं लेते, वो तो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। प्राइजेज़ करंट ईयर के नहीं लेने हैं। प्राइजेज़ कौन से लेने हैं? प्राइस लेना है बेस ईयर का, और फिर आपने कैलकुलेट करनी है जीडीपी। सो जो नॉमिनल जीडीपी होती है वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन अगर ना भी बढ़ रही हो तब भी आपकी जीडीपी बढ़ना कम होना शुरू हो सकती है विदाउट इंक्रीज इन द प्राइस। Without increase in the production there can be increase in the GDP or decrease in the GDP with the effect of प्राइस की वजह से। लेकिन इन केस ऑफ रियल जीडीपी यहाँ पर तो एक फिक्स प्राइस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द बेस ईयर प्राइस। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 2015 का प्राइस यूज़ कर लिया, हम उसी को ही लेंगे। सो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज़ होगी तभी आपकी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। अगर आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, सी हेयर वी सी 10,000 टू 5,000 प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो आपकी जीडीपी भी डिक्रीज़ होगी। सो जो रियल जीडीपी होती है वो करेक्ट मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ कैन यू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, रियल टू नॉमिनल। मान लीजिए अगर आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, आपको जीडीपी एट करंट प्राइस गिवन है। जीडीपी एट करंट प्राइस को बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस से निकलती है ना। ओवर प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से तो आपको आ जाएगी रियल जीडीपी। अगर आपने नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो क्या करना है? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स ओवर 100। ये फार्मूलाज लर्न करने हैं, ये दोनों फार्मूला आपके कन्वर्जन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स व्हाट इज़ द मीनिंग? प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। अपनी क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंडेक्स नंबर, क्वाइट सिमिलर। वो इंडेक्स नंबर को हम प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। क्या होता है उसमें? हम शो करते हैं चेंजेस इन द प्राइस लेवल। इंडेक्स नंबर में भी हम यही देखते थे ना कि हमारे पिछले साल से इस साल में कितना चेंज आया, कितने % चेंज आया इन द प्राइजेस। सो प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है? इट शोज़ द चेंजेस इन द प्राइस लेवल और शोज़ द चेंजेस डिफरेंस इन द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अगर क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स निकालना हो, क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स ना गिवन हो, सो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100। ये सारे फार्मूले 3 फार्मूले हैं, एक रियल जीडीपी को निकालने का, एक नॉमिनल जीडीपी को निकालने का और एक है आपके पास प्राइस इंडेक्स को निकालने का। तीनों आपको लर्न करने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर। हमने ये पहले देखा दैट वट एवर इज़ द जीडीपी का मीनिंग क्या है? जितनी आपने प्रोडक्शन की है, वट एवर विल बी द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी विल इक्वल टू द इनकम। सो
अगर हम कहें कि हमारी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज़ हो गई है, सो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनकम उतनी ही जनरेट होगी, लोगों के पास इनकम उतनी ही जाएगी, सो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी. At certain level it is good, but there are certain limitations in the calculation of GDP, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह पाते कि जितनी जीडीपी हो रही है उतना ही लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है. Yes, it is good at certain level, up to certain level it is good for the economy to increase their GDP because उतनी इनकम भी जनरेट होती है. लेकिन कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम जितना बेनिफिट जीडीपी के इंक्रीज़ होने से ले सकते थे उतना नहीं ले पा रहे. हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन द लिमिटेशंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो मान लीजिए अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, जीडीपी के इंक्रीज़ होने से आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ नॉट इक्वल. किसी पर्सनस के पास तो वो इंक्रीज़ हुई इनकम सारी पहुंच जाएगी और कुछ पर्सनस ऐसे होंगे जिनके पास वो इनकम जाएगी ही नहीं. सो देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसकी वजह से जीडीपी अगर बढ़ी, आपके इनकम भी बढ़ी, लेकिन सभी लोगों को बराबर फ़ायदा नहीं मिलेगा. कुछ पर्सनस ऐसे होंगे दैट विल गेन द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम दैट इंक्रीज्ड इनकम, और कुछ पर्सनस ऐसे भी होंगे जिनको उस बढ़ी हुई इनकम से कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा. सो क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है. सो इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन द इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी, इट विल नॉट अफेक्ट एवरीबडीज वेलफेयर. द नेक्स्ट थिंग इज़ कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. अब जीडीपी का मीनिंग क्या होता है? जीडीपी का मीनिंग होता है कि आपकी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई है. प्रोडक्शन किस चीज़ की हुई है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये तो हम देखते ही नहीं. अब ये हो सकता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ लग्जरी आइटम्स की प्रोडक्शन हुई हो ज़्यादा, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारे फूड क्लोथिंग जो हमारी होती हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उसकी प्रोडक्शन हुई ही ना हो, उसकी प्रोडक्शन इवन कम हो चुकी हो. लोग जो पुअर पीपल हैं वो अफेक्ट हो रहे हों उस चीज़ से, उनके प्राइजेस बढ़ चुके हों, लेकिन हमारी कंपोजिशन, हमारी जीडीपी बढ़ गई क्योंकि हमने लग्जरी आइटम्स की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर दी. तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कितनी हो गई, प्रोडक्शन किस चीज़ की हुई है. जिस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है वो आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है क्या, उससे आपकी कंट्री के सभी लोगों को इक्वल बेनिफिट होगा, ये तो हम देखते ही नहीं है. हम सिर्फ बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन उसकी कंपोजिशन भी देखनी चाहिए. जिस चीज़ की प्रोडक्शन हुई है, वेदर इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इकोनॉमी, वो आपकी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, आपके सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है. तो ये हमारी सेकंड लिमिटेशन बनती है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जितनी जीडीपी हुई है उतना ही वेलफेयर भी हुआ होगा. नेक्स्ट इज़ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. हमारे कंट्री में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है. देयर इज़ बार्टर सिस्टम इन आवर कंट्री, इन विलेजेस, जो अभी भी चल रहा है. सो उसको तो जीडीपी में हम कैलकुलेट ही नहीं करते, वो तो हम लेते ही नहीं है. चाहे मतलब जो बार्टर सिस्टम होता है वेयर वी एक्सचेंज थिंग्स फॉर थिंग्स, उसको तो हम अपने जीडीपी में लेते ही नहीं, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते. तो ये भी एक लिमिटेशन बनती है जीडीपी कैलकुलेशन की. नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सटर्नैलिटीज़. बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है सबने, क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है जो अकेला भी कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ चुका है. सो फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नलिटी. एक्सटर्नलिटीज़ का मीनिंग होता है गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी. मीनिंग कोई भी हम अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण कुछ उसके गुड इम्पैक्ट होते हैं, कुछ उसके बैड इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हमें कभी कोई मतलब जिसका कोई हम प्राइज़ नहीं पे करते, ना ही हमें कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है, लेकिन उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ रहा है. जीडीपी में हम इस इम्पैक्ट को काउंट ही नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए. देखिए इसकी
एग्ज़ाम्पल क्या होगी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उस पोल्यूशन की वजह से ये हमारी जो ये एक चीज़ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी फैक्ट्री ने लगाई, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी जीडीपी बढ़ गई, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट कितने पड़े हैं, पोल्यूशन कितना हुआ है। ये हम इम्पैक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करते, जिसको बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज़। अब यही है कि हमारे जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उससे गुड इम्पैक्ट भी होंगे, उसके बैड इम्पैक्ट भी होंगे, लेकिन उस गुड और बैड इम्पैक्ट के क्योंकि हमें कोई प्राइजेज़ नहीं पे करने पड़ते, कोई पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती, तो हम उसको एक जीडीपी में काउंट ही नहीं करते। अब यहाँ पे फैक्ट्री लगी, वहाँ से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, पर वहाँ से पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ। उस पोल्यूशन को जीडीपी की कैलकुलेशन में कोई भी उसको इम्पैक्ट ही नहीं दिया गया, उसको हमने काउंट ही नहीं किया। तो ये एक्सटर्नलिटी है, ये भी एक लिमिटेशन बन रही है जीडीपी कैलकुलेशन की। होना क्या चाहिए, आपकी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वहाँ पे से आपको कितने गुड इम्पैक्ट हो रहे हैं, कितने बैड इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो सारे भी आपको कैलकुलेट करने चाहिए, ताकि आप करेक्ट जीडीपी को क्या कर सको, फाइंड कर सको।